मान लो मैंने सी शार्प के अंदर कोड लिखा या एफ शार्प में कोड लिखा या विजुअल बेसिक के अंदर कोड लिखा। विजुअल बेसिक डॉट नेट की बात हो रही है। अब जो सी शार्प में कोड लिखा जाएगा उसको कंपाइल करने के लिए काम में आएगा सी शार्प का कंपाइलर। सी शार्प का कंपाइलर का नाम होता है CSC। तो सी शार्प के कंपाइलर का यूज करके अपन सी शार्प के कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने पे CIL कोड बनेगा। इसी तरह से एफ शार्प का जो कोड होता है उसको कंपाइल करने के लिए एफ शार्प का कंपाइलर काम में आता है, इससे भी CIL कोड ही बनेगा। विजुअल बेसिक के कोड को कंपाइल करने के लिए विजुअल बेसिक का कंपाइलर काम में आता है जिसका नाम है VBC, विजुअल बेसिक कंपाइलर, उससे भी CIL कोड ही बनेगा। तो इसका मतलब आप जो भी लैंग्वेजेस डॉट नेट में अवेलेबल हैं उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग कंपाइलर है। कंपाइलर का यूज करके जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो CIL कोड बनेगा। CIL कोड जिस फाइल में स्टोर होता है उसको अपन असेंबली कहते हैं और उस असेंबली का एक्सटेंशन .dll या .exe में से कुछ हो सकता है। अब इस असेंबली को रन कौन करता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो है पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड के अंदर, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 1 और 0s के फॉर्म में। तो भले ही सी शार्प का कोड हो या एफ शार्प का या विजुअल बेसिक का, उससे CIL कोड जनरेट होगा जिसको रन कौन करेगा? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अभी तक जो आपने पढ़ी है लैंग्वेजेस उसमें सबके रन टाइम एनवायरनमेंट अलग अलग होते हैं, या जो आप आगे पढ़ने वाले हो जैसे C++ का रन टाइम एनवायरनमेंट अलग होता है, जावा का अलग होता है रन टाइम एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पे इन 3 लैंग्वेजेस का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो कॉमन है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। डॉट नेट फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स, तो इसका एक डायग्राम देखें अपन। डॉट नेट फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स, अब इसमें आप देखोगे तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर टूल्स होते हैं और टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसका यूज करके आप विंडोज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। विंडोज एप्लीकेशन मतलब ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है लाइब्रेरी का, होटल का, रेस्टोरेंट का, तो वो सारी विंडोज एप्लीकेशंस होंगी, या किसी स्कूल का, कॉलेज का। वेब एप्लीकेशंस जो कि ब्राउजर में रन होती हैं, और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस जनरली नेटवर्क से रिलेटेड एप्लीकेशंस की बात हो रही है। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो रन करने के काम में आता है। दूसरा कंपोनेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, जिसको अपन बेस क्लास लाइब्रेरी भी कहते हैं। तो ये अपन देखें इस डायग्राम में, तो एक तो है इसमें कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और दूसरा है इसमें बेस क्लास लाइब्रेरी। ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके। अब अपन इनको एक एक करके समझें, पहले तो इन दो कंपोनेंट्स को, उसके बाद बाकी के कंपोनेंट्स को भी। तो सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो होता है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डॉट नेट के सारे प्रोग्राम्स रन हो सकते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर जो CLR है वो जिस कोड को रन करता है उसको अपन कहते हैं मैनेज्ड कोड। मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जिस भी कोड को एग्जीक्यूट करता है उस कोड को मैनेज्ड कोड कहा जाता है। मतलब CLR काफी सारी चीजें मैनेज करता है, जिसमें से मेन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? थ्रेड मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट आपने सबने पढ़ा ही हुआ है ही सारी लैंग्वेजेस में, C++, जावा में। थ्रेड मैनेजमेंट जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है उन्होंने पढ़ा हुआ है। MSc के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, उसमें आपने थ्रेड्स पढ़े हुए हैं, बाकी आप अभी आगे जावा में पढ़ोगे थ्रेड्स।
तो मेमोरी मैनेजमेंट और थ्रेड मैनेजमेंट का काम CLR का है। जब भी अपने प्रोग्राम को मेमोरी चाहिए होती है तो CLR जो है वो मेमोरी अलॉकेट करता है, और फिर जैसे ही उसका स्कोप खत्म हो जाता है ऑब्जेक्ट का, तो मेमोरी को अपने आप डी अलॉकेट कर देता है। अब जैसा मैंने आपको समझाया, यहाँ पे C#, VB.NET सारी लैंग्वेजेस के अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं जो आपके कोड को इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने ऊपर बताया था CIL कोड, अब CIL कोड को यहाँ पे पहले क्या कहा जाता था, MSIL कोड। MSIL का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो आपको IL कोड कहो या CIL कोड कहो या MSIL कोड कहो, इन तीनों का मतलब सेम है। और MSIL कोड जो है वो फिर नेटिव कोड मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। उसको कौन कन्वर्ट करता है, CLR, जैसा कि अपन ने ऊपर डायग्राम में देखा था। अब इसका डायग्राम समझे, जो मैंने आज समझाया उसकी समरी है। ये VB.NET का प्रोग्राम बनाया या C# का प्रोग्राम बनाया, अपने कोर्स में तो दो ही लैंग्वेजेस हैं। तो VB.NET के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए VB.NET का कंपाइलर काम में आएगा। C# के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए C# का कंपाइलर यूज में आएगा। ये जो कोड जनरेट करेगा वो MSIL कोड होगा, जो .dll या .exe फाइल के अंदर स्टोर होगा। फिर इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना और फिर रन करना, उसका काम कौन करता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर JIT कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो MSIL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वो मशीन कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लास लाइब्रेरी, ये जो है इसको बेस क्लास लाइब्रेरी भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो मेथड्स, क्लासेस होती हैं और मेथड्स होते हैं, उनको आप VB.NET में भी यूज कर सकते हो और C# में भी यूज कर सकते हो। मतलब आपने स्ट्रिंग क्लास मान लो पढ़ ली, स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास है, वो आपने पढ़ ली और उसके फंक्शंस आपको आ गए, आपने उनको VB.NEट में यूज कर लिया, तो वही फंक्शंस आप C# में भी यूज कर सकते हो। सेम आर्ग्यूमेंट, सेम नेम होते हैं फंक्शन। और ऐसे अगर .NET में और लैंग्वेजेस हैं तो उनमें भी उन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस जो होती हैं, जो .NET क्लास लाइब्रेरी को यूज करती हैं, वो किस किस तरह की एप्लीकेशंस जो होती हैं वो .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी को यूज करती हैं। एक होती है कंसोल एप्लीकेशंस। कंसोल एप्लीकेशंस जो नॉन ग्राफिकल होती हैं, जैसे कि मैंने आपको जावा में स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, या MSc के केस में जो इन्होंने C# में पढ़ी है, कंसोल एप्लीकेशन। दूसरी होती है विंडोज एप्लीकेशन, जिसमें जैसे अपन ने जावा में पढ़ी थी ग्राफिकल वाली एप्लीकेशंस वो, या MSc के केस में जो उन्होंने PHP HTML में जो फॉर्म बनाए थे वो एक तरह से ग्राफिकल है, लेकिन वो ग्राफिकल एप्लीकेशन नहीं है, वो वेब एप्लीकेशन होती है। वेब एप्लीकेशन जो ब्राउजर में रन होती है। तो तीन तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जनरली। पहली कंसोल एप्लीकेशंस मतलब नॉन ग्राफिकल, दूसरी विंडोज एप्लीकेशन मतलब ग्राफिकल, और तीसरी वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। वेब एप्लीकेशंस के लिए ASP.NET काम में आती है। ASP.NEट आपके सिलेबस में नहीं है। ASP.NEट वाला जो वर्क है वो PHP के थ्रू होता है, PHP आपके सिलेबस में है। डेवलपर जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उसको क्या करना है, बेस क्लास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है कोडिंग के थ्रू। इंपोर्ट कैसे करते हैं वो आपको सबको आता ही है, जावा में या C# में आपने इंपोर्ट किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी इंपोर्ट किया जाता है। कैसे करते हैं वो अपन प्रोग्रामिंग में करेंगे। तो मैंने बेस क्लास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब उसके अंदर जो भी मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि फाइल में से डेटा रीड करना या राइट करना, ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल आपको बनाने हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करना मतलब डेटाबेस हैंडलिंग, डेटाबेस में से डेटा रीड करना, मान लो स्टूडेंट्स की डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर करना, फिर उनकी रिपोर्ट प्रिंट करवाना, तो डेटाबेस हैंडलिंग में आ गया। इसके अलावा XML डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो XML डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन भी इसके थ्रू हो सकता है। इसके अंदर के दो कंपोनेंट्स करवाए हैं मैंने अभी, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और बेस क्लास
लाइब्रेरी। इसके अलावा इसमें और भी कंपोनेंट्स हैं, ADO.NET, डेटा एंड XML, ASP.NET, विंडोज फॉर्म्स। अब ये क्या है, सबसे पहले अपन देखें ADO.NET। ADO.NEट मतलब एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स, ये काम में आता है डेटाबेस हैंडलिंग के लिए। ADO.NET की जो लाइब्रेरी है ये काम में आती है डेटाबेस हैंडलिंग के लिए। विंडोज फॉर्म्स वाली जो लाइब्रेरी है वो काम में आती है अगर आपको विंडोज एप्लीकेशंस बनानी है जिसमें आपको लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, वो सब यूज करने हैं। अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है, ऐसी एप्लीकेशन जो ब्राउजर में चलेगी, तो उसके लिए काम में आती है ASP.NET वाली लाइब्रेरी। तो ये तीनों क्या है, लाइब्रेरीज। इनका कलर आपको अलग दिख ही रहा है, बेस क्लास लाइब्रेरी जैसा कलर है, तो ये तीनों क्या है, लाइब्रेरीज। और अगर अपन यहाँ देखें तो एक है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, इसको अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे, VB, C++, C#, JScript, J#, ऐसी और भी लैंग्वेजेस होती हैं। तो .NET 70 से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो अब उसके लिए जो यूज में आता है वो है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली डायग्राम में 3 पार्ट है। पहला है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, दूसरा है ये सारा, और तीसरा है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन इस डायग्राम में। इसमें से 2 तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और बेस क्लास लाइब्रेरी। अब अपन डिस्कस करेंगे कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। अब कॉमन टाइप सिस्टम पहले। अब कॉमन टाइप सिस्टम क्या है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, सेट ऑफ डेटा टाइप्स जो डिफरेंट .NET लैंग्वेजेस में यूज किए जा सकते हैं। कॉमन डेटा टाइप्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज किए जा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर डेटा टाइप कॉमन यूज किए जाएंगे C# में या VB.NET में, तो उस केस में जो भी ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट .NET लैंग्वेजेस का यूज करके लिखे गए हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉमन टाइप्स को यूज कर रहे हैं। जैसा मैंने कल आपको समझाया था, लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। अब मान लो मैं कोई ऐसा डेटा टाइप यूज कर लूं C# के प्रोग्राम में जो VB.NET में हो ही नहीं, तो फिर वो दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। एक लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम दूसरी लैंग्वेज से इंटरऑपरेबल तभी होगा जब वो कुछ कॉमन टाइप्स को यूज करेगा और कॉमन स्पेसिफिकेशंस को यूज करेगा। तो पहले अपन कर रहे हैं कॉमन टाइप सिस्टम। अब इसके अंदर जो कॉमन टाइप सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 2 कैटेगरी के डेटा टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं वैल्यू टाइप्स, जिसके अंदर डायरेक्टली डेटा स्टोर होता है। वैल्यू टाइप्स जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं, जैसे C की अगर अपन बात करें तो इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये सारे बिल्ट इन टाइप्स हैं, ये सारे वैल्यू टाइप्स हैं। इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू स्टोर होती है। इसके अलावा यूजर डिफाइंड टाइप्स भी हो सकते हैं और इनमरेशंस भी हो सकते हैं। ये सब आपके पड़े हुए हैं C में। वो होते हैं सारे वैल्यू टाइप। दूसरे होते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में क्या स्टोर होता है, जो भी वैल्यू है उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो रेफरेंस टाइप में स्टोर होता है। ये अपन ने जावा में पढ़ा हुआ है और MSc के केस में उन्होंने C# में पढ़ा हुआ है। वैल्यू टाइप तो डायरेक्टली मैंने इंट x इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, तो ये 10 वैल्यू ये x नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। जबकि जो रेफरेंस टाइप होता है वो आप सबने एक कॉमन चीज देखें तो एरे या तो जावा में या C# में पढ़ी हुई है। MSc के केस में C# में और BCA BSc के केस में जावा में। उसमें क्या होता है, एरे के केस में ये एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर होता है। मान लो इस वेरिएबल का नाम है q, ये मेमोरी में एरे बनती है, इसके अंदर वैल्यूज होती हैं और इस वेरिएबल के अंदर एरे का एड्रेस स्टोर होता है। और ऐसा ही ऑब्जेक्ट्स में भी होता है, जावा में और C# दोनों में। तो रेफरेंस टाइप्स जो होते हैं उनके अंदर रेफरेंस स्टोर होता है। अब रेफरेंस टाइप्स जो होते हैं ना वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। पहले होते हैं सेल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप्स, दूसरे होते हैं पॉइंटर टाइप्स और तीसरे होते हैं इंटरफेस टाइप्स। अब सेल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप्स
पॉइंटर तो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, सबने पढ़े हुए हैं सी में। इंटरफेस जावा में पढ़े हुए हैं या सी शार्प में पढ़े हुए हैं। अब सेल्फ डिस्क्राइबिंग टाइप्स क्या होते हैं, वो वापस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक तो एरेज और दूसरी क्लासेस। अब क्लास टाइप्स जो हैं वो वापस दो कैटेगरी में डिफाइंड होते हैं, पहला यूजर डिफाइंड क्लासेस और दूसरे डेलीगेट्स। अब डेलीगेट्स आप लोगों के लिए नई चीज है, तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सारा आपने किसी न किसी लैंग्वेज में सबने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन जो ऊपर था, ये CTS मतलब कॉमन टाइप सिस्टम का सबसेट है। इसके अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसका फायदा क्या है कि इससे क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस हो सकती है। क्रॉस लैंग्वेज इनहेरिटेंस का मतलब है कि VB.NET के अंदर पेरेंट क्लास और C# में उसकी चाइल्ड क्लास। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने CLS के जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया है तो जो भी कंपाइलर CLR में हैं वो सारे CLS को फॉलो करते हैं। तो इसलिए .NET की जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें आप पेरेंट क्लास एक लैंग्वेज में बना सकते हो और उसकी चाइल्ड क्लास दूसरी लैंग्वेज में बना सकते हो। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक वर्चुअल मशीन कंपोनेंट है .NET फ्रेमवर्क का। ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कोड को रन करता है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे कि डेवलपमेंट इजी हो जाए। अब ये इसका यूज क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ .NET प्रोग्राम्स। .NEट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के काम में आता है, भले ही वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए, .NET की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए हैं। जो कोड कॉमन लैंग्वेज रन टाइम रन करता है उसको अपन कहते हैं मैनेज्ड कोड। तो इसका मतलब अनमैनेज्ड कोड भी होता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो CLR जो है वो मैनेज्ड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है .NET प्रोग्राम्स के लिए और इससे सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन होता है और रिच सेट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज मतलब प्री डिफाइंड क्लास लाइब्रेरीज को आप यूज कर सकते हो।